साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आते हैं जीके के विद डिटेल में, है ना, जिससे आगे आने वाले एग्जामों में आपको पूरी तरीके से लाभ होगा, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सदाबहार क्वेश्चन है, ये खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी की श्रृंखला का अगला वीडियो है ये, अगली क्लास है हमारी। आप लगातार कोशिश करते रहिए, चीज़ों को सीखने की, नोट्स बनाते रहिए, बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर एग्ज़ाम को क्लियर करने में सफल होंगे, ठीक है। ऐसी मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। और हाँ, मेरे वीडियो को आखिर तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचा दीजिए, ठीक है, ताकि ये जो एक मुहिम है ये सब लोगों तक पहुँच जाए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। पहला सवाल है आज का। हाँ जी, पहला सवाल है आज का, ये रहा पहला सवाल। सवाल ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज या आर्य समाज कह दो, है ना, आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था। सवाल यह है, सीधा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई है। तो 1875 में हुई है, और कहाँ हुई है ये पूछ रहा है आपसे। पहला ऑप्शन है बम्बई, दूसरा है लाहौर, तीसरा है नागपुर और चौथा है अहमदाबाद, ठीक है। तो 4 विकल्प हैं, तो इसका सही जवाब है बेटा कहाँ, बम्बई में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, है ना, प्रथम आर्य समाज या आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में की थी, ठीक है। अब चूंकि ये दयानंद सरस्वती से कोई ना कोई सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ना। तो कुछ सवाल हैं जिनके बारे में आपको पता भी होगा, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको शायद ना पता हो, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं गलतफहमियों को दूर करते हुए हम इसे क्लियर करते हैं, दयानंद सरस्वती के बारे में क्या क्या सवाल बन सकते हैं और क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो पहला देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है दयानंद सरस्वती। तो हमारा जो टॉपिक है वह है स्वामी दयानंद सरस्वती, ये हमारा टॉपिक है ना। देखिए, पहला सवाल बनेगा, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है 1824 में, और एक गांव पड़ता था काठियावाड़ में जिसका नाम था मोरबी गांव है गुजरात में, है ना। तो गुजरात का एक ज़िला काठियावाड़, है ना, वहाँ पर मोरबी गांव में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था दयानंद सरस्वती का। चलिए, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम पूछा गया है ना। तो बचपन का नाम कह दो या इनका मूल नाम कह दो। मूल नाम, जो वास्तविक नाम था दयानंद सरस्वती का, है ना, तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। क्या नाम था बेटा? मूल शंकर, है ना। नक्षत्रों में कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो मूलों में हुआ था, है ना। पंडित जी से पूछते हैं ना कि बच्चे का जन्म हुआ है तो नक्षत्र कैसे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मूलों में इसका जन्म हुआ है। तो इसलिए पिताजी ने, परिवार के लोगों ने इनका नाम रख दिया था मूल शंकर, ठीक है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम या उनका वास्तविक नाम क्या था। तो मूल शंकर उनका वास्तविक नाम था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इन्होंने सन्यास की दीक्षा किससे ली है। जब ये सन्यासी बने हैं तो सन्यास की दीक्षा, है ना, सन्यास जो लिया है वो किसके द्वारा लिया है। तो इनके पहले गुरु जो हुए हैं उनका नाम है दांडी स्वामी पूर्णानंद। दांडी स्वामी पूर्णानंद। देखिए, इन्हीं पूर्णानंद ने, सवाल एक पूछा गया है कि देखिए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था वो मूल शंकर था। तो मूल शंकर नाम के बदले स्वामी दयानंद सरस्वती नाम किसने रखा, है ना। तो इन्होंने रखा है दांडी स्वामी पूर्णानंद ने, ठीक है। तो इन्होंने
इन्होंने मूलशंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती नाम किसने रखा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती नाम रखा है पूर्णानंद ने, जो कि इनके पहले गुरु थे। और देखिए कि जो दयानंद सरस्वती हैं उनके जो गुरु हुए हैं, है ना, गुरु का नाम क्या था? हालांकि पहले गुरु थे, लेकिन वास्तविक गुरु जो माना गया है स्वामी बिरजानंद को, स्वामी बिरजानंद, है ना। तो बिरजानंद स्वामी या स्वामी बिरजानंद जो कि मथुरा के थे, इनसे स्वामी विवेकानंद ने क्या सीखा है ना, तो वैदिक शिक्षा का ज्ञान लिया है। वैदिक, इनसे सन्यास की दीक्षा ली है और इनसे वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। अब जब स्वामी दयानंद सरस्वती को वैदिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने उपदेश देने शुरू कर दिए। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद की, स्वामी दयानंद सरस्वती की हम लोग बात जो कर रहे हैं, उन्होंने उपदेशों का प्रारंभ कहाँ से करा है? तो देखिए, अपने उपदेशों का प्रारंभ उन्होंने करा है आगरा से। सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? आगरा में दिया था। तो एक तो ये नाम याद रखिए, उनका मूल नाम क्या था? तो मूलशंकर। एक उनके गुरु का नाम पूछा जाता, तो गुरु का नाम था बिरजानंद। ठीक है, हालांकि सन्यास की दीक्षा किससे ली थी? सन्यास की दीक्षा कहाँ किससे ली थी, है ना, पूर्णानंद से। ठीक है, सन्यास की दीक्षा किससे ली थी? हाँ, स्वामी पूर्णानंद से। और वेदों का जो ज्ञान प्राप्त करा, वैदिक ज्ञान, वो किससे करा है? तो बिरजानंद से, स्वामी बिरजानंद, ये बिरजानंद स्वामी के द्वारा, जो कि मथुरा के रहने वाले थे। ठीक है, और देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद के बारे में जब उन्होंने वेदों को पढ़ा, ऋग्वेद को पढ़ा, है ना, और जो 4 वेद होते हैं उन वेदों के ज्ञान को इकट्ठा करा, तो उन्हें लगा कि भारत में, है ना, धार्मिक कर्मकांड है, धार्मिक कर्मकांड है, अर्थात धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम किए जाते हैं, है ना, जिनका धर्म से वास्तव में कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने जो उपदेश देने शुरू करे, उसी के तहत उन्होंने, है ना, पाखंड खंडनी पताका लहराई थी 1867 में। ठीक है, चलिए तो और देखते हैं इनके बारे में जो जानकारियां हैं, और क्या क्या जानकारी है भैया। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं दयानंद सरस्वती की। हम बात कर रहे हैं दयानंद सरस्वती की। तो देखो बेटा, पाखंड खंडनी पताका, है ना, धर्म में जो पाखंड था उसे दूर करने के लिए पताका लहराई। किसने लहराई थी? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती ने। कब लहराई थी? 1800 तकरीबन 67 में। ठीक है, एक और सवाल आता, देखिए सबसे बेहतर सवाल जो आता है, ये यहाँ से सब पोर्शन इसके मोस्ट हैं, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज, यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, ये टॉपिक बहुत मोस्ट है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। और सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? आर्य समाज का मुख्यालय बताओ कहाँ था? तो आर्य समाज का जो मुख्यालय था वो था बेटा लाहौर में, है ना। और कब बनाया था? 1877 में, 2 साल बाद 75 में स्थापना हुई थी।
ये जो आर्य समाज था, आर्य समाज में ही दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। शुद्धि आंदोलन, सवाल यहां से पूछा जाता है कि भाई शुद्धि आंदोलन कब चला है, तो 1875 में चला है। किसने शुरू करा है, तो शुरू करा है दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। और ये शुद्धि आंदोलन जो था, है ना, इसमें था क्या, तो इसमें ये कहा जाता है हिंदुओं की, हिंदू धर्म में वापसी कराई गई थी, है ना। तो हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी, हिंदू धर्म में वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा था, शुद्धि आंदोलन किसने शुरू करा था, शुद्धि आंदोलन का संबंध किससे है, तो दयानंद सरस्वती से है। ये जो आर्य समाज था, देखिए इस आर्य समाज को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इनमें से किस समाज को वैलेंटाइन सिरोल ने भारत में अशांति का जनक कहा है ना। तो देखिए आर्य समाज को, आर्य समाज को वैलेंटाइन सिरोल ने, वैलेंटाइन सिरोल ने भारत में अशांति का जनक कहा है, जनक कहा है। तो बड़ा शानदार सवाल ये बन जाएगा कि निम्न में से किस समाज को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा है, भारतीय अशांति में का आतंकवाद कहा है, तो वो कहा है किसको, आर्य समाज को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया। तो ये वाला सवाल भी है कि किस समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है, तो आर्य समाज को किसने कहा है, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। ठीक है, ये वैलेंटाइन सिरोल जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, है ना, भारतीय उग्रवाद का पिता, ये लिखेगा है वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आर्य समाज वाला, ये बड़ा अच्छा सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए और आगे देखते हैं, है ना, और आगे देखते हैं बेटा दयानंद सरस्वती से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, है ना, और बेहतर कौन कौन से हैं। ठीक, तो देखिए दयानंद सरस्वती के बारे में कहा जाता है कि जो दयानंद सरस्वती थे, है ना, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने किताब लिखी थी जो बड़ी फेमस हुई, है ना। तो पुस्तक का नाम, उनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश की जो भाषा है ये पूछा है कि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को किस भाषा में लिखा है, तो उसकी भाषा है हिंदी। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक लिखी थी उसकी भाषा क्या थी, वो थी बेटा हिंदी। हालांकि किताबें और भी थी उनकी, है ना, किताबें और भी थी, ऋग्वेद भाष्य था, ठीक है, हाँ जी, ऋग्वेद भाष्य था, अद्वैत मत का खंडन था दूसरी किताब उनकी। तीसरी किताब का नाम, तीसरी एक और किताब थी पंच महायज्ञ विधि के नाम से किताब थी उनकी, है ना। एक किताब था का नाम आता है जो वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य मत का खंडन उन्होंने करा है ना, ठीक है। गो करुणा निधि के नाम से उन्होंने किताब लिखी है ना, ठीक। तो बहुत सारी किताबें थी उनकी, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये किताब बहुत ज़्यादातर पूछी जाती है कि सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा है, तो सत्यार्थ प्रकाश को लिखा है दयानंद सरस्वती ने, और किस भाषा में लिखा, हिंदी में, ठीक है। इसी के तहत एक और नाम आता, देखिए उनका एक नारा था, दयानंद सरस्वती का एक नारा था, वो नारा क्या था, है ना, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, जिसको अंग्रेजी में कहा गया था वेदाज टू, बैक टू वेदाज, बैक
टू द वेदाज, वेदों की तरफ लौटो। नारा खूब आता है कि वेदों की ओर लौटो या पुनः वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसका था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो है ना, अगर उनको आप सही मामले में देखोगे तो उनमें बहुत कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, जीवन की सच्चाई छुपी हुई है। ठीक है, चलिए देखिए, आर्य समाज के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने है ना 10 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, हाँ, हिंदू धर्म को प्रतिष्ठापित करने के लिए 10 सिद्धांत दिए थे। इन्होंने कहा था कि 10 सिद्धांतों पर आप काम करिए, ये वास्तव में सही है। जैसा उन्होंने कहा था है ना, मूर्तिवाद का विरोध, है ना, मूर्ति पूजा का विरोध करा उन्होंने। ये ऐसे सवाल बन जाते हैं कि कौन सा कथन आर्य समाज से संबंधित है, सही है, गलत है ना। अवतारवाद का विरोध करा है, अवतारवाद का विरोध करा है। ठीक है, बहुदेववाद का विरोध करा है, बहुदेववाद, बहुदेववाद का विरोध करा है उन्होंने कि देव बहुत सारे नहीं है, एक ही है ना। ऐसी देखिए, पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि का विरोध करा उन्होंने। ऐसी श्राद्ध का विरोध करा है, जंत्र का विरोध करा है, मंत्र का विरोध करा है, तंत्र मंत्र का जो होता है ना, तंत्र मंत्र, है ना। धार्मिक कर्मकांड का विरोध करा है, धार्मिक कर्मकांड का विरोध करा है। और देखिए, जातिवाद का विरोध करा है, छुआछूत का विरोध करा है, छुआछूत का विरोध। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, कभी कभी ना एग्जाम में पूछ लिया था कि निम्न में से आर्य समाज के संबंध में क्या चीज़ सही थी या क्या चीज़ गलत थी, निम्न में से कौन सी चीज़ गलत थी। जैसे वो कहेंगे कि आर्य समाज में पशु बलि की निंदा की गई है ना, बहुदेववाद का विरोध किया गया है, अवतारवाद का विरोध किया गया है ना, मूर्ति पूजा को माना है, क्या चीज़ गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इस दृष्टिकोण से सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है। ठीक है, चलिए और देखो, और देखिए बेटा, दयानंद सरस्वती के आर्य समाज में और क्या क्या चीज़ें छुपी हुई थी, है ना, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में है ना अक्सर पूछे जाते हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं देखो, जैसा और देखते हैं बेटा। देखिए, दयानंद सरस्वती के कुछ कथन थे, कुछ उन्होंने कहा है, उनके कथन बहुत आते हैं। जैसे एक उनका कथन आता है कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए, जो भारतीय है उसके लिए भारत है, भारत भारतीयों के लिए है। ये स्टेटमेंट पूछा था किसका है। दूसरा उन्होंने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था देखिए कि अच्छा शासन, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, स्थापन नहीं है। इस बात का मतलब क्या, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों का शासन कितना ही अच्छा क्यों ना हो जा, लेकिन वो हमारे स्वशासन का विकल्प नहीं हो सकता, स्वशासन ही सबसे बेटर शासन है। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, मतलब कि स्वशासन का विकल्प जो है वो अच्छा शासन नहीं है। अंग्रेज हमारे ऊपर चाहे कितना ही अच्छा शासन क्यों ना कर लें, लेकिन वो हमारे स्वशासन से बेहतर नहीं है, हमें स्वशासन की ज़रूरत है ना। एक तीसरा और स्टेटमेंट आता उनका, उन्होंने कहा था देखिए कि बुरे से बुरा, बुरे से बुरा देसी राज्य, अच्छे से अच्छे, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से
अच्छा होता है। उन्होंने ये कहा था कि बुरे से बुरा शासन हो लेकिन अपना हो। अच्छे से अच्छा अगर कोई विदेशी राज्य है तो वो अच्छा नहीं है। तो बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है ना। वो कहते हैं कि नींद अपनी ही झोपड़ी में आती है ना, चाहे वो बुरे से बुरी झोपड़ी क्यों ना हो, दूसरे के महल में सुकून नहीं मिलता है। यही बात है यहाँ पर कि बुरे से बुरा देसी राज्य भाई कितने बुरा क्यों ना हो अपना हो, है ना। अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है बुरे से बुरा राज्य। एक और स्टेटमेंट उनका आता है ना, कि वेद समस्त ज्ञान का स्रोत है। सब ज्ञान वेदों में है। वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। ये स्टेटमेंट है, किसका था? तो भैया दयानंद सरस्वती का था। एक और स्टेटमेंट उनका पूछा जाता है ना, कि देखिए उन्होंने कहा था कि वेदों में सच्चाई निहित है। वेदों में सच्चाई निहित है, कि भैया वेदों में सच्चाई छुपी हुई है। इसलिए उन्होंने कहा था बैक टू द वेदाज, वेदों की तरफ लौटो, वेदों को पढ़ो तो सही, वेदों को सही से जान तो लो आप, है ना। एक और स्टेटमेंट उन्हीं का आता है कि देखिए हिंदी को राष्ट्रभाषा इन्होंने माना है। तो इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, राष्ट्रभाषा माना। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में किसने माना है? तो दयानंद सरस्वती ने। ये जितने मैंने स्टेटमेंट और भी हैं बेटा, ये जितने मैंने स्टेटमेंट लिखवाए हैं बहुत मोस्ट हैं। ये पूछा गया कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है, किसने कहा है ना। भारत भारतीयों के लिए कथन किसका है ना। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, किसने कहा है, ठीक है। तो ये सब दयानंद सरस्वती के कथन है, उनके द्वारा कही गई बातें हैं। चलिए और देखते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। देखिए दयानंद सरस्वती के बारे में कहा जाता है कि जो आर्य समाज था, है ना, आर्य समाज में जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो आर्य समाज के प्रमुख व्यक्ति तो आर्य समाज में कौन कौन थे भैया? तो हंसराज, पंडित हंसराज, लाला लाजपत राय, आर्य समाजी थे वो भी, है ना। और स्वामी श्रद्धानंद, ये आर्य समाजी थे। बाल गंगाधर तिलक भी आर्य समाजी थे, है ना। तो बीजी तिलक, ये सब आर्य समाज के लोग हैं, है ना। तो देखिए हुआ क्या है कि जो आर्य समाज है, इस आर्य समाज का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ है? तो आर्य समाज का जो प्रसार हुआ है यूपी में, बिहार में आर्य समाज का प्रसार हुआ है। उसके बाद में राजस्थान में आर्य समाज का प्रचार हुआ है, और पंजाब में आर्य समाज का प्रचार हुआ है। सबसे सफल प्रचार जो माना गया वो कहाँ का है? पंजाब का। ही क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में, है ना, कि आर्य समाज का सबसे सफल प्रचार किस राज्य में माना जाता है? तो पंजाब में माना जाता है ना, सबसे ज़्यादा है। एक और सवाल आता है कि देखिए आर्य समाज का विभाजन हो गया था। आर्य समाज का विभाजन, आर्य समाज का विभाजन जो हुआ है वो 1892-93 में चलकर आर्य समाज दो भागों में टूट गया। एक वो आर्य समाजी लोग बेटा, है ना, एक वो आर्य समाज के व्यक्ति जो पश्चिमी शिक्षा पर जोर देते थे। तो पश्चिमी शिक्षा को मानने वाले, है ना, पश्चिमी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा को मानने वाले, और एक वो, है ना, जो पाश्चात्य शिक्षा को न मानने वाले, तो एक वो जो पश्चिमी शिक्षा को मानने वाले लोग थे, और एक वो जो पश्चिमी शिक्षा को नहीं मानते थे। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें हंसराज, है ना, लाला लाजपत राय,
ये कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा को, है ना, अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाया जाए और उसके द्वारा अंग्रेजों से फिर मुकाबला किया जाए, है ना। तो इन्होंने पश्चिमी शिक्षा वालों ने जो एक स्कूल बनाया था उसका नाम था दयानंद एंग्लो कि पश्चिमी शिक्षा को मानने वाले पाश्चात्य शिक्षा को मानने वाले और दूसरे थे पाश्चात्य शिक्षा को न मानने वाले। तो पाश्चात्य शिक्षा को मानने वालों में मैंने बताया आपको कौन कौन थे, हंसराज, पंडित हंसराज, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा को भारत में, है ना, भारत के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा सीखनी चाहिए और शिक्षा सीखने के बाद में अंग्रेजों से फिर मुकाबला करना चाहिए हमें। ये लोग कहते थे नहीं पश्चिमी शिक्षा का भारत में प्रचार प्रसार ना हो, ठीक है। तो इन्होंने जो स्कूल बनाया था उसका नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, वैदिक कॉलेज। यहाँ से तो सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ से सवाल पूछा जाता पश्चिमी शिक्षा को, पाश्चात्य शिक्षा न मानने वाले जो थे, है ना, उनमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो उनमें स्वामी श्रद्धानंद, तो स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी है, जहां संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की है। सवाल आता है और कहाँ की गई है, हरिद्वार में। तो इन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी, है ना, की स्थापना करी है और वहाँ पर संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो बेटा यह आर्य समाज के बारे में कुछ सवाल थे। आप यहाँ से कुछ मत याद रखिए, 10 पॉइंट याद रख लीजिए जो मैं बता रही हूँ उन पर गौर दो। 10 पॉइंट कौन कौन से, है ना। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, तो मूलशंकर, है ना। उन्होंने संन्यास की दीक्षा किससे ली थी, तो दांडी स्वामी पूर्णानंद से है। उन्होंने वेदों का ज्ञान किससे लिया था, जो उनके वास्तविक गुरु बने थे, स्वामी ब्रजानंद। तीसरा, है ना, उनकी किताब का नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश। चौथा, उनका नारा क्या था, बैक टू वेदाज, बैक टू द वेदाज, पुनः वेदों की ओर लौटो, ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना किसने करी है, दयानंद सरस्वती ने। कब की है, 1875 में। कहाँ की है, बम्बई में। मुख्यालय कहाँ था, लाहौर में। कब बना, 1877 में जो है उसका हेडक्वार्टर बना था। क्लियर होगी बात। इतनी बात आप 10-12 पॉइंट अगर आप याद रख लोगे तो क्वेश्चन निकल जाएंगे। और आखिरी सवाल, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने करी है, तो स्वामी श्रद्धानंद ने करी है। और स्वामी श्रद्धानंद ने कहाँ की है, हरिद्वार में करी है। अगर 10 पॉइंट आप याद रख लोगे तो एग्जाम में कोई भी सवाल आएगा जो टिपिकल भी होगा उस आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई 10 पॉइंटों के साथ में अगला टॉपिक देखते हैं फिर, जो कि अपना दूसरा टॉपिक है। चलिए बेटा, दूसरा टॉपिक क्या है अपना देखते हैं। तो दूसरा सवाल है, हाँ जी देखो बेटा, दूसरा सवाल ये है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12, 16, 8, 10। तो कितनी हैं का मतलब वर्तमान में। तो कितनी अनुसूचियां बेटा, 12 अनुसूचियां भारत के संविधान में। मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में, है ना, मैंने बताया था किस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, उसका विषय क्या था। क्लियर होगी बात, वो सब याद रखिए आप। जैसे मैं एक लास्ट में सवाल आपसे पूछूंगा, उसका आपको जवाब देना है और देखते हैं कितने बच्चे उस सवाल का जवाब दे पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो कितनी अनुसूचियां हैं जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो प्रारंभ में, शुरू में अनुसूची थी बेटा 8।
लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में अनुसूची आती है 12। बहुत शानदार सवाल यहाँ से बनते हैं, है ना। जो देखिए अनुसूची नंबर 1 है, अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 1 में क्या है? अनुसूची नंबर 1 में है संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र अर्थात 28 राज्यों, 28 राज्यों और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अनुसूची नंबर 1 में बेटा, है ना। तो अनुसूची नंबर 1 में संघ और राज्य क्षेत्र आते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र में कितने राज्यों की बात की गई है? वर्तमान में 28 राज्यों का उल्लेख कहाँ मिलेगा? अनुसूची नंबर 1 में। और कितने 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो आप कह सकते हो भैया, है ना, अनुसूची नंबर 1 में। अनुसूची नंबर 2 जो है उसका विषय क्या है ना। तो अनुसूची नंबर 2 में क्या है? तो अनुसूची नंबर 2 में आता है बेटा वेतन और भत्ते, वेतन व भत्ते, है ना। जो लोग सरकारी सेवाओं में हैं उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 2 में आता वेतन और भत्ते। अनुसूची नंबर 3 में क्या आता है ना। तो अनुसूची नंबर 3 में आता शपथ। अब यहाँ से, है ना, शपथ या प्रतिज्ञा जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से बड़ा खतरनाक सवाल है। सवाल ये है कि देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ अनुसूची नंबर 3 के दायरे में नहीं है। अनुसूची नंबर 3 में किन किन की शपथ है? देखो अनुसूची नंबर 3 में किस किस की शपथ आती है ना। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ। देखो सुन लो ध्यान से, हाई कोर्ट के जो जज होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनकी शपथ, है ना, या प्रतिज्ञा का उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुसूची नंबर 3 में। क्लियर होगी बात। और किस किस की शपथ आती है ना। CAG कैग, कैग की शपथ किस में आती है? अनुसूची नंबर 3 में। और देखो क्या आएगा इसी में, और आएगा बेटा MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MP जितने भी भारत में बनते हैं, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो, राज्यसभा के मेंबर हो, सबकी शपथ जो है वो अनुसूची नंबर 3 में आती है। MLA जितने भी बनते हैं उन सबकी शपथ भी अनुसूची नंबर 3 में आती है। और देखो संघ मतलब केंद्र, संघ का मतलब होता है केंद्र, व राज्यों के मंत्री, राज्यों के मंत्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने मंत्री बनते हैं, चाहे प्रधानमंत्री सहित सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में, संघ सरकार में जितने मंत्री बनते हैं उन सबकी शपथ अनुसूची नंबर 3 में आती है। और जितने राज्य हैं उन सब राज्यों में जो मुख्यमंत्री है और तमाम मंत्री बनते हैं उन सबकी शपथ जो है वो अनुसूची नंबर 3 में आती है ना। ऐसी देखो संघ व राज्य, संघ व राज्य के निर्वाचित अभ्यर्थी, है ना। तो मैंने यहां कह दिया, देखो जो MLA हैं, जो निर्वाचित हैं, चुने हुए हैं, उन सबकी शपथ की बात है, ठीक है। लेकिन अनुसूची नंबर 3 में अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो कहीं भी इसमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री आ जाएगा इसमें, है ना, इसी में आ जाएगा, राज्यों में आ जाएगा मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, MP, MLA, कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब की शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 के दायरे में है। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 के दायरे में नहीं आता है। इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से आप समझ लें, ठीक है। चलिए अनुसूची नंबर 4 में क्या है? अनुसूची नंबर 4 में कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी। जैसा हमारे उत्तर प्रदेश में है ना, राज्यसभा की सीटें, है ना, आती हैं 31। ऐसा हर राज्य में राज्यसभा की सीटें अलग अलग होती हैं।
तो वो अनुसूची नंबर 4 में आती हैं। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के दायरे में आता है भैया? तो अनुसूची नंबर 4 में आता है ना। तो पहली अनुसूची में संघ व राज्य क्षेत्र, जिसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात है। अनुसूची नंबर 2 में सभी के वेतन और भत्तों की बात की गई है। अनुसूची नंबर 3 में शपथ है। शपथ वाला सेक्शन जरूर देख लें। इस शपथ वाले सेक्शन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शब्द नहीं आया है। हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, कैग की शपथ, एमपी एमएलओ की शपथ, जितने मंत्री बनते हैं केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, सबकी शपथ का उल्लेख है। और अनुसूची नंबर 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसके दायरे में आता है? अनुसूची नंबर 4 के दायरे में। और चलते हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं अनुसूचियों की। किस अनुसूची में किस चीज का प्रावधान है, हम उन सब की बात कर रहे हैं। तो देखो, अनुसूची नंबर 5 है ना, अनुसूची नंबर 5, इसमें क्या है ना? तो अनुसूचित जाति, व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। इसमें आता है। अनुसूची नंबर 6 जो है उसको अच्छे से पढ़ना है ना। अनुसूची नंबर 6 में क्या है? जो पूर्वांचल अपना पूर्वोत्तर भारत, उसके 4 राज्यों के जनजाति के प्रशासन से रिलेटेड बात है। 4 राज्यों में किसका उल्लेख अनुसूची नंबर 6 में नहीं है और किसका उल्लेख अनुसूची नंबर 6 में है? तो अनुसूची नंबर 6 में उल्लेख है असम, नीचे असम के मेघालय, साइड में मेघालय के नीचे देखोगे तो त्रिपुरा के जस्ट आगे देखोगे तो मिजोरम। तो असम 1, मेघालय 2, त्रिपुरा 3, मिजोरम 4 है ना के जनजाति का प्रशासन। ये जरूर आप अच्छे से पढ़ लें बेटा। ये जो मैंने नाम लिखवाए हैं इनका जरूर ध्यान रख लेना। 4 राज्यों का उल्लेख है अनुसूची नंबर 6 में। असम 1, मेघालय 2, त्रिपुरा 3, मिजोरम 4, केवल 4 राज्य है। जबकि 7 सिस्टर्स में 7 राज्य आते हैं। अरुणाचल प्रदेश रह गया, नागालैंड रह गया, एक और रह गया, वो बताओ आप कौन सा रह गया? है ना, मणिपुर रह गया। ठीक है, इनका उल्लेख जो है वो अनुसूची नंबर 6 में नहीं है। अनुसूची नंबर 6 में असम का, मेघालय का, त्रिपुरा का और मिजोरम का है। ठीक, चलिए, तो जो अनुसूची नंबर 7 है अपनी, बहुत ज़्यादा काम की है, बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। तो देखिए, जो अपने पास में आती है अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7 में, अनुसूची नंबर 7 में 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3। एक को हम बोलते हैं, देखिए, एक को हम बोलते हैं संघ सूची, है ना, एक को बोलते हैं हम संघ सूची, है ना, एक को बोलते हैं हम राज्य सूची और एक को बोलते हैं हम समवर्ती सूची। देखो बेटा, भाग नंबर 11 में केंद्र राज्य संबंध आएगा। ठीक है, मैंने बताया भाग नंबर 11 में केंद्र राज्य संबंध है। और जो अनुच्छेद नंबर चलेगा हमारा 245 से लेकर 200 कहाँ तक, 63 तक, वहाँ पर हम इन तीनों सूचियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर भी क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। संघ सूची में देखिए, संघ सूची में जो विषय है ना, पहले जो विषय थे प्रारंभ में वो थे भैया 97। अब कितने हैं? अब वर्तमान में तो कहा जाता वर्तमान में विषय हो गए 100। यहाँ से अब सवाल नहीं आते विषयों से, पहले आते थे सवाल, अब नहीं आते। ज़्यादा डिस्कशन मत करना, है ना। इसमें कितने विषय? तो शुरू में प्रारंभ में यहाँ पे विषय थे भैया 66
और यहाँ पर विषय अब जो है वो है 61, कहीं 61 कहीं 62 मिलता है, ज़्यादा टेंशन मत लो। यहाँ पर है ना जो विषय है समवर्ती सूची में, वो पहले कितने विषय थे, तो प्रारंभ में विषय थे 47, अब हो गए हैं 52। ठीक है। और देखो संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा, तो कानून संसद बनाती है। कानून कौन बनाता है बेटा, संसद बनाती है। राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा, तो कानून राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल बनाता है। अच्छा, समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा, तो संघ व राज्य दोनों, संघ व राज्य दोनों। लेकिन कहा गया कि अगर विवाद की स्थिति बनती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऐसा कानून जो केंद्र सरकार या संसद के कानून को काटता है, उसका उल्लंघन करता है, तो संसद का कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का कानून मान्य नहीं होगा। कुछ खास जो सवाल हैं, अब जो सवाल बने उन पर गौर दो। ये जो मैंने बताया कि इसमें विषय कितने आते हैं, तो इसमें विषय आते हैं 100 नहीं पढ़ने हैं आपको, खास खास पढ़ने हैं। जैसे कौन कौन से विषय हैं, शेयर बाजार पर कानून कौन बनाएगा, शेयर बाजार किसके अंडर में आता है, तो आप कहोगे केंद्र सरकार, संसद कानून बनाएगी, है ना। ऐसे रेडियो के लिए कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार। ऐसे टीवी पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, है ना। ऐसे ही डाकघर किसके अंडर में आते हैं, डाकघर, तो आप कहोगे केंद्र सरकार, है ना। ऐसे ही बचत बैंक किसके अंडर में आते हैं, तो बचत बैंक आते हैं केंद्र सरकार के अंडर में। ऐसे इसे अच्छे से पढ़ लेना। जनगणना, जनगणना कौन कराता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक है। ऐसी देखो बीमा कंपनियां किसके अंडर में आती हैं, तो भैया है ना, बीमा कंपनियां किसके अंडर में आती हैं, तो कहोगे आप संघ सूची मांगी, केंद्र सरकार के अंडर में, है ना। बैंकिंग फैसिलिटी किसके अंडर में आएगी, तो आप कहोगे केंद्र सरकार के अंडर में आएगी, है ना। ऐसे ही जो दूर संचार है, दूर संचार, दूर संचार समझ रहे हैं ना, हाँ, मोबाइल वाला टेलीकॉम सेक्टर, चाहे 5G की बात करें, 4G की बात करें, 3G 2G जितने भी हैं, है ना, डिश की बात करें, है ना, सब दूर संचार का जितना भी काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है ना। और देखो, और रेल किसके अंडर में आती है, रेल, रेलवे, तो रेलवे आता सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना। रक्षा किसके अंडर में आता है, रक्षा, तो रक्षा आता है डिफेंस मिनिस्ट्री जो आती है वो संघ सूची में आती है। इसी के तहत आप देखो निगम कर कौन लगाता है, निगम कर वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है ना। ऐसी मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछूं, आयात है, निर्यात है, इन पर कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कितने विषय हैं, है ना, तो 100 विषय हैं। आपको 100 नहीं करने, जो मैंने बताए हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दे दो, क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, बाकी आप लॉजिक लगा सकते हैं थोड़ा सा। देखो स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या आता है ना। राज्य सूची के जो विषय हैं, राज्य कानून किन किन विषयों पर बनाएगा, तो पुलिस, रेलवे पुलिस, कितना खतरनाक सवाल है, रेलवे पुलिस। देखो रेलवे पुलिस जो है बेटा, रेलवे पुलिस जो है, रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस भी है ना किसके अंडर में आती है, स्टेट के अंडर में आती है। ये सवाल आपको चकमा दे देगा, है ना, परेशान कर देगा। रेलवे पुलिस, है ना। कारागार, जेल इसी के दायरे में आता है। गैस इसी के दायरे में आती है। कृषि इसी के दायरे में आती है बेटा, है ना। और देखो प्रति व्यक्ति कर, प्रति व्यक्ति कर इसी के दायरे में आते हैं। और देखो स्टेट में कौन कौन से विषय और आते हैं। पंचायती राज, पंचायती राज इसी में आता है। और देखो, है ना, भूमि सुधार। ये जो विषय मैं लिखवा रहा हूं इन पर ध्यान दो आप, है ना। ऐसी देखो, है ना,
लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता किसके अंडर में आती है ना? तो सबके सब किसके अंडर में आते हैं? पंचायती राज्य सूची के विषय है ना? ये विषय जरूर याद रख लो आप, चाहे भैया रट लो कुछ भी याद करो, विषय जरूर याद रखने हैं। विषय याद रख लोगे तो विषयों पे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए विषय से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैंने दूसरे मार्कर से लिखा, अब ये जमाना लद गया है, अब ये जमाना नहीं आता, अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पहले जब कंपटीशन हल्का था तो पूछे जाते थे, अब वो विषय पूछता है, तो विषयों पर थोड़ा सा ध्यान दो, है ना? समवर्ती सूची में देखो क्या आता है? आर्थिक नियोजन, है ना? आर्थिक योजना कह दो या आर्थिक नियोजन कह दो, एक ही बात है ना? लोगों को रोजगार देने की जिम्मेदारी सेंटर और स्टेट दोनों की है ना? आपराधिक मामले, आपराधिक मामले इसी के अंडर में आते हैं बेटा, है ना? इसी में आता जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने जनसंख्या नीति 2021-30 घोषित करी है ना? वो जनसंख्या नीति समवर्ती सूची का विषय है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी, स्टेट भी कानून बना सकता है, ठीक है? अगर दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो स्टेट का नहीं माना जाएगा, सेंटर का माना जाएगा। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, है ना? इसी में देखो और क्या क्या आते हैं? वन, शिक्षा, समवर्ती सूची का विषय। कितनी बार एग्जाम में आया बताओ? शिक्षा, है ना? शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ना? और देखो दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। विवाह, जो कोर्ट मैरिज होता है वो समवर्ती सूची में आता। तलाक, है ना? डिवोर्स जो होता है वो समवर्ती सूची में आता है। ऐसी गोद लेना, बच्चे को एडॉप्ट करेंगे तो उस पर कानून बनाएगा कौन? सेंटर स्टेट दोनों, ठीक है? तो ये जो मैंने लिखा है, मैंने जो विषय लिखे हैं, इन विषयों पर आप अच्छे से कवर करो, इन विषयों पर अच्छे से आप काम करो, क्योंकि जब भी सवाल पूछा जाता है इन विषयों से रिलेटेड आता है कि बताओ ट्रिपल तलाक की बात आई थी, है ना? तो तलाक जो एक मुद्दा है वो संविधान की किस अनुसूची में आता है? तो अनुसूची नंबर 7 में। और अनुसूची की किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची का विषय, ठीक है? इस पर कानून दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। चलिए, तो हमने कवर कर ली कितनी कितनी बेटा? हाँ जी, 7 अनुसूची हमने कवर कर ली। चलिए 7 के बाद में अब चलते हैं 8वीं अनुसूची की तरफ। चलिए, तो अनुसूची नंबर 8, देखिए अनुसूची नंबर 8, इसमें उल्लेख है राजभाषा का। किसका बेटा? राजभाषा, राजभाषा का उल्लेख है, ऑफिशियल लैंग्वेज। हालांकि मैंने बताया था भाग नंबर 17 राजभाषा का उल्लेख है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, ठीक है? आर्टिकल चलेंगे, वहाँ डिटेल में और सीखेंगे हम। फिर भी कुछ कॉमन बातें जो आपको सीख लेनी चाहिए यहाँ पर। देखिए, राजभाषा शुरू में कितनी थी? प्रारंभ में, तो प्रारंभ में राजभाषा थी हमारे पास में 14। वर्तमान में कितनी राजभाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 22। शुरू में 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा था, वर्तमान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये 22 राजभाषाएं कौन कौन सी हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। ध्यान से सुनना है आपको, कैसा सुनना है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की भाषा है कश्मीरी। जम्मू कश्मीर की भाषा क्या बेटा? तो कश्मीरी। कश्मीरी एक राजभाषा है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, स्टेट का काम कश्मीरी में होता है। उसके नीचे उतर जाओ तो पंजाब में चलती है पंजाबी। पंजाब की राजभाषा क्या? पंजाबी।
पंजाब के नीचे जब आप जाओगे तो गुजरात मिलेगा, गुजरात की भाषा है गुजराती। गुजराती कहाँ बोली जाती है? गुजरात में, है ना। उसके नीचे जाओगे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की भाषा है मराठी। उसके बाद में आगे जाओगे तो कर्नाटक मिलेगा, कर्नाटक की भाषा आ जाती है कन्नड़। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक। इसके नीचे आ जाओगे तो केरल, केरल में बोली जाती है मलयालम। बहुत बार एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछ लेता है, ध्यान रखो, मलयालम कहाँ की भाषा है? मलयालम कहाँ की भाषा है? तो केरल की। कन्नड़ कहाँ की है? कर्नाटक की। मराठी महाराष्ट्र की। गुजराती गुजरात की। पंजाबी पंजाब की। कश्मीरी कश्मीर की, है ना। ऐसी देखो, उसके आगे हम जाएंगे तो तमिलनाडु में बोलते हैं लोग तमिल। उसके आगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में बोली जाती है तेलुगु। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उसके आगे आप जाओगे तो उड़ीसा में बोली जाती है उड़िया। अब तो ओडिसी कहने लगे। चलिए, उसके बाद में जब आप ऊपर जाओगे तो बांग्लादेश पड़ेगा, सॉरी पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में बांग्ला। उसके बाद लौटी आओ, है ना, तो उर्दू, है ना, संस्कृत, ठीक है, उर्दू संस्कृत। ऐसी देखो सिंधी, सिंध प्रदेश से लगी हुई। उसके बाद देखो नेपाली, नेपाल से लगी हुई। मणिपुरी, मणिपुर से लगी हुई। उसके बाद में कोंकणी, गोवा वाला तट, कोंकणी गोवा का तट, ठीक है। उसके बाद में देखो बोडो। उसके बाद में देखो डोंगरी। उसके बाद में देखो मैथाली या मैथिली। उसके बाद देखो संथाली, है ना, मैथाली, संथाली, बोडो, डोंगरी, कश्मीरी 1, पंजाबी 2, गुजराती 3, मराठी 4, कन्नड़ 5, मलयालम 6, तमिल 7, तेलुगु 8, उड़िया 9, बांग्ला 10, है ना, उर्दू 11, संस्कृत 12, सिंधी 13, नेपाली 14, मणिपुरी 15, कोंकणी 16, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली और असमिया असमिया। अब कौन सी रह गई? एक भाषा रह गई भाई, कौन सी रह गई? चलो सिंधी 1, सिंधी के बाद में हम चलते हैं सिंधी, कश्मीरी 2, हाँ। उसके बाद में हिंदी लिख दी मैंने, है ना, हिंदी तो रहेगी अपनी, लो जी, है ना, चिराग तेरा अंधेरे हो रहा है। तो 22वां हिंदी, जिसका ज़्यादा बोलबाला वही नहीं लिखी गई। यहाँ से थोड़ी सी बात आपको याद रखनी मेरी तरफ से, ये सिंधी को राजभाषा का दर्जा मिला है ना, 21वां संशोधन, 1967 में सिंधी को राजभाषा बनाया गया है। और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी तीनों को 71वां संविधान संशोधन, 71वां संशोधन 1992 में, 92-93 भी आता है। और 4 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को, है ना, 92वां संशोधन 2003 या 4 के द्वारा, ठीक है, शामिल किया गया है। मैंने यहाँ केवल आपको भाषाएं बताई हैं, राजभाषा कौन कौन सी हमारी, मैंने ये बताया क्योंकि एक बार सवाल पूछा गया कि निम्न में से कौन सी, है ना, भाषा राजभाषा नहीं है। ऑप्शन था गुजराती, मराठी, है ना, और उसके बाद में कन्नड़ और राजस्थानी। तो राजस्थानी राजभाषा नहीं है, भोजपुरी राजभाषा नहीं है। ऐसे सवाल पूछता है तो फिर दिक्कत होती है हमें। तो 22 राजभाषाएं कौन कौन सी हैं वो मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दी बेटा। भाग नंबर 17 में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में और पढ़ेंगे, क्योंकि राजभाषाओं का यूज हम किस तरीके से करते हैं, वो किस किस आर्टिकल में कैसे कैसे लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं बेटा।
हम बात कर रहे हैं अनुसूचियों की, और हमारे पास में अनुसूची हम कवर कर चुके हैं 8। चलिए, तो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 9, अनुसूची नंबर 9 देखिए, इसका संबंध है भूमि सुधार से। भूमि सुधार से रिलेटेड है ना। इसमें जो एक्ट बताए गए हैं 284 अधिनियम शामिल हैं। और तीसरा है ना, तीसरा देखिए, पहला संशोधन 1वां संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया था। तो एक बार सवाल ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान में सबसे पहले कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। सवाल सुन रहे हैं? सवाल ये था कि भारतीय संविधान में सबसे पहले कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन था अनुसूची 1, ऑप्शन था अनुसूची 9, ऑप्शन था अनुसूची 8, ऑप्शन था अनुसूची 12। तो अक्सर बच्चे एक लगाई जाते हैं, अरे एक जोड़ी नहीं गई थी, एक तो पहले से थी। जोड़ी गई है कौन सी? अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9 का संबंध किससे है? भूमि सुधार से। अनुसूची नंबर 10, अनुसूची नंबर 10, अनुसूची नंबर 10 का विषय है दल बदल, है ना। दल बदल, पहले लोग दल बदल लिया करते थे, बताऊंगा मैं जब राजनीतिक पार्टियां पढ़ाऊंगा इसी में, है ना, आगे चल के। तो दल बदल कानून है, कब लागू हुआ था? 52वां संशोधन 1985। उस समय राजीव गांधी सरकार थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। अनुसूची नंबर 11, तो अनुसूची नंबर 11 में क्या है? पंचायत। इसको शामिल किया गया है, देखिए 73वां संशोधन, है ना, 1992-93। मैं 92-93 इसीलिए लिखवा रहा हूँ, 92 में रूल बना था और 93 में एक्ट लागू हुआ था, है ना। पंचायतों के काम करने के कितने विषय दिए गए हैं? तो इसमें विषय है पंचायतों के 29 विषय। और अंतिम अनुसूची, अनुसूची नंबर 12 है ना। अनुसूची नंबर 12 में क्या है? तो 12 में है नगर निकाय। नगर निकाय, चाहे वो नगर निगम की बात हो, नगर पालिका की बात हो, नगर पंचायत की बात हो, है ना। 74वां संशोधन 1992-93 में इसको लागू किया गया, ठीक है। और बेटा नगर निकायों के कितने विषय दिए गए हैं? तो नगर निकायों को काम करने के विषय दिए गए हैं 18, ठीक है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि देखो मेरे साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, मैं सेक्शन खत्म करा रही हूँ लगातार, जिसे पकड़ ले खत्म ही करा देता हूँ विद डिटेल। बहुत बड़ा लाभ होने वाला आपका, बहुत बड़ा फायदा होने वाला आपका। मैंने भाग नंबर 1 से लेकर 22 तक करा दिए हैं, अनुसूची करा दी हैं। ऐसे में चीज़ों को सेपरेट करके कराता रहूँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि संविधान हमने कैसे याद कर लिया, कितनी जल्दी हमें याद हुई चीज़ है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपना आता तीसरा। चलिए तीसरे सवाल में क्या है देखो, हाँ जी, तीसरे सवाल में ये कहा गया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ज्योग्राफी का सवाल है, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी। तो देखो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को, है ना, अरे वो गायब हो गया यार, देखिए पूरी दुनिया को हमने एक ग्लोब में बांट दिया। ये ग्लोब है, ये बीचों बीच वाली रेखा है भूमध्य रेखा, ऊपर का आता है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है बेटा, और नीचे का आता दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है भैया, इसके एक खाना और बना लो, एक खाना और बना लेंगे तो गोले का आधा हिस्सा इधर का आ जाएगा पश्चिमी गोलार्ध,
और ये हो जाएगा इधर का पूर्वी गोलार्ध, ए इस लाइन से इधर का पूर्वी गोलार्ध। आप सब जानते हैं ये होता है 0 अक्षांश, ठीक है। और ये ध्रुव हैं, ये 90 डिग्री देशांतर होते हैं, खड़ी रेखाएं देशांतर कहलाती हैं, है ना। भारत की लोकेशन आपने देखी होगी, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत किन किन अक्षांशों के बीच में है? तो आपने नाम सुना होगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री, है ना, 4 मिनट नॉर्थ से, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत इस वाली लाइन के ऊपर का हिस्सा नॉर्थ होगा ना, उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो अगर हम इसको देखें 8 डिग्री 4 मिनट को देखें, तो 8 डिग्री 4 मिनट जो होगा वो 0 डिग्री के ऊपर होगा। इसका मतलब 0 डिग्री के ऊपर है भारत। कहाँ से कहाँ तक? 8 डिग्री, मान लो यहाँ हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, और 37 डिग्री, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ हो जाएगा नॉर्थ में। फिर आपने सुना होगा भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार आपने पढ़ा होगा, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, मतलब पूरब से, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो ये जो है ना, ये आप देख रहे हो, ये इधर का हिस्सा ईस्ट में है ना, 68 डिग्री, हाँ 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो 68 डिग्री इधर से चलोगे ना, और 97 डिग्री यहाँ तक आ जाओगे, तो भारत की लोकेशन कहीं यहाँ आपको ट्रेस होती हुई मिलेगी। अब इसमें देखो, ये वाला जो खाना है, ये वाला, इसे बोलेंगे उत्तर पश्चिमी, इसको बोलोगे दक्षिण पश्चिमी, इसको बोलोगे दक्षिण पूरब, और इसको बोलोगे उत्तर पूरब। तो भारत किस गोलार्ध में हुआ? यहाँ पर अपना इंडिया आएगा, अपना इंडिया यहाँ आएगा, अपना इंडिया यहाँ आएगा। तो आप हिसाब बताओ मुझे कि भारत किस गोलार्ध में हो गया? तो उत्तर पश्चिमी नहीं, उत्तर पश्चिमी तो ये हो गया उत्तर पूर्वी। यस, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। चलिए, तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बता दिया, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और देशांतरीय विस्तार मैंने बता दिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। चलिए बेटा, चौथा सवाल, हाँ जी, चौथा सवाल है ना, डेट्राइट निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? डेट्राइट, है ना। तो डेट्राइट जो है, डेट्राइट किस उद्योग के लिए फेमस है? वस्त्र के लिए, है ना, वस्त्र वाला तो मैनचेस्टर होता है, सीमेंट के लिए, इस्पात के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है डेट्राइट। अब मैं बताता हूँ, ये डेट्राइट जो है यूएसए में है ना, यूएसए में डेट्राइट है। डेट्राइट नदी के किनारे पर है, और हाँ, मिशिगन प्रांत में पड़ता है। और यूएसए का जो डेट्राइट है ना, ये ऑटोमोबाइल के लिए है, ऑटोमोबाइल के लिए है डेट्राइट। और ये ऑटोमोबाइल के लिए डेट्राइट है, स्वचालित वाहन के लिए, खासतौर से कार वगैरह, कार खूब बनती हैं। और इस डेट्राइट में मुख्यालय है, ऑफिस है बहुत बड़ा, जनरल मोटर का, जनरल मोटर्स का कारखाना इसी डेट्राइट में है ना। कारें बनती है, खूब कारें बनती है। यहाँ से मैं 2-3 बातें और आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ, भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? भारत का डेट्राइट किसे कहा गया है? तो पीथमपुरम, पीथमपुर, है ना, एमपी में पड़ता पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा गया है। रूस का डेट्राइट, तो रूस का डेट्राइट है गोर्गी। जापान का डेट्राइट, तो जापान का डेट्राइट है नोगाया, नोगाया या नगोया बोलते हैं भाई, नगोया। ऐसी कनाडा का डेट्राइट, कनाडा का डेट्राइट बिंडसर। और एक इटली का डेट्राइट ट्यूरिन, इटली का डेट्राइट
इटली का डेट्राइट कहा जाता है ट्यूरिन को, ट्यूरिन। तो भारत का डेट्राइट पीथमपुर, गोर्गी कहाँ का, रूस का, नगोया कहाँ का, जापान का, बिंडसर कहाँ का, कनाडा का, और अंतिम जो मैंने पूछा है ट्यूरिन कहाँ का है ना, तो ट्यूरिन है भैया इटली का डेट्राइट, ठीक है। और वास्तव में डेट्राइट कहाँ है, तो डेट्राइट यूएसए का, किस लिए है, कारों के निर्माण के लिए। तो यहाँ सब में कारों का निर्माण होता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स का निर्माण होता है। चलिए, तो डेट्राइट का संबंध है ऑटोमोबाइल्स है। अगला और आखिरी सवाल है आज का, पांचवा सवाल है अपना। पांचवा सवाल है ना, स्टेथोस्कोप। देखिए, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन, नहीं जी, तड़ित चालक बनाया था। लेनेक, बिल्कुल सही है, लेनेक ने क्या करा था, लेनेक ने, हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बनाया था, तड़ित चालक, तड़ित चालक, ठीक है, लाइटिंग कंडक्टर। लेनेक ने बनाया था, क्या बनाया लेनेक ने, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप लेनेक ने बनाया था। लुई पास्चर ने क्या करा था भैया, है ना, रेबीज का टीका, रेबीज का टीका, एंटी रेबीज बनाया था इन्होंने। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी, कोशिका की खोज, सब पता होगा आपको, ठीक है। मैं दो एक बात और बता दूं, ये जो स्टेथोस्कोप है, इस स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने करा है, तो अभी मैंने बताया आविष्कार, है ना, लेनेक ने करा है, लेनेक ने बनाया था। ये जो स्टेथोस्कोप है जिसे लेनेक ने बनाया था, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका सिद्धांत पूछा जाता तो ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन, है ना, ध्वनि टकरा कर वापस होती है। इसका काम क्या है, वो तुमने देखा होगा, डॉक्टर के गले में आला जो होता है ना, आला, उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। कभी वो पीठ पे लगाते हैं, कभी फेफड़ों पे लगाते हैं, है ना। तो इसका काम क्या है, हृदय है, कोमा, फेफड़ों आदि की आवाज़ सुनना, आदि की आवाज़ सुनना, आदि की आवाज़ सुनने में हम इस्तेमाल करते हैं किसका भैया, है ना, स्टेथोस्कोप का, ठीक है। चलिए, तो बेटा मेरा आज का एक सवाल आपसे है ना, एक सवाल है आज का आपसे, और सवाल ये है कि संविधान के भाग नंबर 11 में, है ना, किस चीज़ का उल्लेख है, संविधान के भाग नंबर 11 में किसका उल्लेख है, और वो किन किन अनुच्छेदों के दायरे में आता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। तो बेटा उम्मीद है कि चीज़ आपको पसंद आई होगी, आप नोट्स बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक चीज़ें हैं आपके लिए ये। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।